हेलो दोस्तों, मैं सत्येंद्र सिंह। आज दोस्तों हम लोग देखेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स का अगला वीडियो। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था दोस्तों रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, उसके बारे में हम लोगों ने पूरा डिटेल देखा था। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए और तरल यांत्रिकी नाम से एक प्लेलिस्ट बना है। उसमें आप उस प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो देखेंगे कि जो फ्लूइड मैकेनिक्स है उसका सारे वीडियो उपस्थित है। तो दोस्तों आज हम लोग इसके आपका रिलेटिव डेंसिटी के आगे देखते हैं कि रिलेटिव डेंसिटी का और आगे क्या रोल होता है। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग देखे थे दोस्तों कि रिलेटिव डेंसिटी आपका पानी कितना होता है, एक होता है। अगर हम यहाँ पे कहें कि रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वाटर, पानी का अपेक्षित घनत्व कितना होता है, एक होता है। आज हम लोग को दोस्तों यही देखना है कि कोई भी वस्तु पानी में कब डूबता है। ठीक है, कोई भी वस्तु पानी में कब डूब जाता है, इसी चीज को हम लोगों को देखना है। तो मान लीजिए दोस्तों यहां पर हेडिंग बनाते हैं नोट पॉइंट 1। ये पहला नोट पॉइंट देखते हैं कि देखिए यहाँ पे तीन कंडीशन आएगा। एक आपका ये रिलेटिव डेंसिटी पानी का कितना होता है, एक होता है। मान लीजिए ये क्या है, पानी है। ठीक है, और इस पानी में, ये पानी है और इस पानी में कोई भी वस्तु हमें क्या करना है, डुबाना है। तो इस पानी में कोई भी वस्तु तभी डूबेगा जब उस वस्तु का घनत्व क्या होगा, हमेशा उसका जो अपेक्षित घनत्व होगा, जो रिलेटिव डेंसिटी होगा, वो हमेशा एक से अधिक होगा। तो यहां पर हम लिखेंगे किसी वस्तु का रिलेटिव डेंसिटी एक से अधिक हो, इसका मतलब रिलेटिव डेंसिटी जो बच्चा है वो क्या हो, एक से अधिक हो। यहाँ लिख सकते हैं किसी भी वस्तु का रिलेटिव डेंसिटी एक से अधिक होता है तो वह वस्तु पानी में डूब जाती है, डूब जाती है। अगर किसी भी वस्तु का, मान लो ये वस्तु है बच्चा, इस वस्तु का रिलेटिव डेंसिटी क्या है, एक से अधिक है, तो ये वस्तु क्या करेगा, इस पानी में ऐसे डूब जाएगा। ये वस्तु क्या होगा, इस पानी में क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर अगर रिलेटिव डेंसिटी एक से क्या हो, कम हो, रिलेटिव डेंसिटी क्या हो, एक से दोस्तों कम हो, तो यहां क्या होगा, तो लिखेंगे किसी भी वस्तु का रिलेटिव डेंसिटी एक से कम होता है, एक से कम होता है, तो वस्तु पानी के सतह के ऊपर पानी के सतह के ऊपर तैरती है, पानी के सतह के ऊपर तैरती है। इसका मतलब कि अगर किसी वस्तु का रिलेटिव डेंसिटी पानी के घनत्व से क्या हो, पानी के रिलेटिव डेंसिटी से क्या हो, कम हो, एक से कम हो, तो वो क्या होगा, हमेशा यहाँ पर ऐसे इसकी सतह पर ऐसे तैरेगा, पानी की सतह पर तैरेगा। और बच्चा आप देखते हो कि जो ऑयल की रिलेटिव डेंसिटी होती है, रिलेटिव डेंसिटी वो कितना, 0.8, और जो पानी का रिलेटिव डेंसिटी होता है, रिलेटिव डेंसिटी वो कितना होता है, एक होता है। तो अब बताओ अगर तेल और पानी में तेल को मिलाया जाए तो कौन ऊपर रहेगा, हमेशा कौन होता है, तेल ऊपर होता है। क्यों, क्योंकि तेल हल्का होता है। ठीक है, पानी से क्या होता है, हल्का। क्यों, क्योंकि इसकी रिलेटिव डेंसिटी क्या है, एक से कम है। ठीक है, अगर रिलेटिव डेंसिटी अगर एक से अधिक हुई तो वो क्या होगा, पानी से भारी होगा, और रिलेटिव डेंसिटी एक से कम हुआ तो वो पानी से क्या होगा, हल्का। इसीलिए बेटा क्या होता है कि जो आयन होता है वो पानी की सतह पर क्या होता है, तैरता रहता है। अब अगला पॉइंट लिखेंगे, ये आपका दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, तीसरे पॉइंट में देखते हैं बच्चा, यदि अगर रिलेटिव डेंसिटी बच्चा किसके, एक के बराबर है, रिलेटिव डेंसिटी कितना है आपका, एक के बराबर है, किसी वस्तु का जो रिलेटिव डेंसिटी है वो एक के बराबर है, तो यहां पे लिखेंगे किसी वस्तु का रिलेटिव डेंसिटी एक होता है तो
वह वस्तु पानी में आधा डूबकर आधा तैरती रहती है। इसका मतलब दोस्तों क्या है, अगर कोई भी वस्तु का अगर रिलेटिव डेंसिटी 1 होता है अर्थात पानी की डेंसिटी के बराबर, तो वो क्या होगा, वो वस्तु आधा उसमें डूबेगा, पानी में क्या होगा, आधा डूबेगा और ये इतना दूर डूबा रहेगा और इतना दूर क्या होगा, तैरता होगा। जैसे आप बर्फ को देख लो, बर्फ किससे बनता है, पानी से, और पानी का रिलेटिव डेंसिटी 1 होता है। इसका मतलब बर्फ का भी रिलेटिव डेंसिटी कितना होगा, 1 होगा। पानी और बर्फ का जो रिलेटिव डेंसिटी होता है वो बराबर हो जाता है, इसीलिए पानी में जब बर्फ डालते हैं तो बर्फ आधा डूबता है और आधा ऊपर ऐसे तैरता रहता है। तो कोई भी वस्तु पानी में कब डूबेगा और कब तैरेगा, ये हम लोगों ने बच्चों सीख लिया। ठीक है, अब आगे चलते हैं, अपने आते हैं मेन चैप्टर पे। अगर देखा जाए तो ये ओवरऑल फ्लूइड मैकेनिक्स का एक क्या था, इंट्रोडक्शन था। अगर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपका देखा जाए, क्लास 11 का ये फिजिक्स का चैप्टर देखा जाए, तो अब यहां से दाब से आपका शुरुआत होता है। अगर आप सेकंड फिजिक्स का सेकंड चैप्टर देखें तो पहला जो चैप्टर है वो बच्चा क्या है, दाब से ही शुरुआत हुआ है। तो अब हम लोग आते हैं, हालांकि ये कहते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट था, क्योंकि आगे न्यूमेरिकल्स वगैरह में आपको देखने को मिलेंगे, किताब में नहीं है, लेकिन ये जानना जरूरी था। अब दोस्तों शुरू करते हैं सबसे पहले प्रेशर। अगर बच्चा प्रेशर की हम शुरुआत करें उससे पहले हम एक वर्ड देख लेते हैं, प्रणोद, थ्रस्ट क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग दोस्त देखते हैं बच्चा थ्रस्ट, THRUST थ्रस्ट, इसे बच्चा लोग कहेंगे प्रणोद। बच्चा हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जो फोर्स होता है वो 2 टाइप से होता है। एक आपका क्या ऐसा फोर्स होता है जो सतह के लंबवत लगता है, और एक आपका ऐसा फोर्स होता है जो सतह के समांतर लगता है। जो फोर्स सतह के लंबवत लगता है उसे हम लोग नॉर्मल फोर्स बोलते हैं, और जो फोर्स सतह के समांतर लगता है उसे हम लोग कैसा बल बोलते हैं, अपरूपक बल, शियर फोर्स बोलते हैं। ठीक है, अब यहां पर हम बात करते हैं तो प्रणोद क्या होता है। मान लो एक ये वस्तु है और इस वस्तु पर एक फोर्स लगता है, और ये फोर्स उसकी सतह के लंबवत लगता है। इस सतह के कैसा लग रहा है, परपेंडिकुलर लंबवत लग रहा है। इसका मतलब ये क्या है, नॉर्मल फोर्स। क्या है, नॉर्मल फोर्स। पिछले वीडियो में हमने बताया है, अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिए। नॉर्मल फोर्स, अगर कोई भी बल सतह के लंबवत लगता है उसी नॉर्मल फोर्स को लोग बेटा बोलते हैं, प्रणोद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रणोद। तो हम कह सकते हैं किसी वस्तु की सतह के लंबवत, प्रणोद के हम परिभाषा लिख सकते हैं, किसी वस्तु के सतह के लंबवत लगने वाले बल को प्रणोद कहते हैं। ठीक है, तो कोई भी वस्तु की सतह के अगर लंबवत कोई बल लगता है, किसी वस्तु की सतह के लंबवत, तो उस बल को एक नया नाम देते हैं इस चैप्टर में, जैसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रणोद कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे बात करते हैं, प्रणोद के ये बारे में चर्चा हो गई। अब यहीं से हम बात करते हैं बच्चा दाब के बारे में। हेडिंग बनाइए आप, प्रेशर। ठीक है, इसे हम लोग बच्चा क्या कहेंगे, दाब कहेंगे। प्रेशर को क्या कहेंगे, दाब कहेंगे। ठीक है, दाब क्या होता है, अब यहां देखते हैं। दाब की जो परिभाषा होती है, एकांक क्षेत्रफल। ठीक है, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंबवत बल या या इसी को हम लोग कहते हैं लंबवत बल, और इसी को बच्चा लोग क्या बोलते हैं, प्रणोद। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंबवत बल को दाब कहते हैं। बच्चा हम इसकी परिभाषा ऐसे भी दे सकते हैं, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रणोद को क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। ठीक है, तो कोई एक फिक्स आप एरिया ले लो, उस एरिया पर जितना अभिलंबवत बल लगता है, नॉर्मल फोर्स याद रखिएगा। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, दाब कहेंगे। और दाब को किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चा दाब को दर्शाने वाला कौन सा सिंबल है, P है, प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चा अगर हम लिखे दाब बराबर क्या होता है, तो यहां लिख सकते हैं दाब बराबर अभिलंबवत
अभिलंबवत बल, इसी को बच्चा क्या कहेंगे, प्रणोद कहेंगे, बटे क्षेत्रफल, बटे क्षेत्रफल। देखिए बच्चा, दाब को क्या कहेंगे, प्रेशर। अभिलंबवत बल एक एक्सटर्नल फोर्स होता है, एक बल होता है, इसीलिए हम इसका क्या लिखते हैं, एफ लिखते हैं। लेकिन अगर पूछा जाए कि कौन सा बल, तो आप बताएंगे अभिलंबवत बल। तो दाब को P से, अभिलंबवत बल को F से और क्षेत्रफल को A से, तो P बराबर F अपान A। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हो गया, दाब का फार्मूला हो गया, P बराबर F अपान A। अगर दोस्तों यहाँ पे देखें P और A में कैसा संबंध है, उल्टा संबंध है। तो अगर हम यहाँ देखें P और A एक दूसरे के व्युत्क्रम है, ये क्या है, एक दूसरे के व्युत्क्रम है। इसका मतलब कि जिस वस्तु का क्षेत्रफल, अगर क्षेत्रफल ज्यादा है, क्षेत्रफल ज्यादा तो दाब क्या होगा, कम लगेगा, क्षेत्रफल कम है तो दाब ज्यादा लगेगा। आप देख लीजिए, आपके पास अगर मान लीजिए एक ये कील है, और इस कील को आप अगर हथौड़े से स्ट्राइक करो, अगर आप हथौड़े से इस पे मारो, और इस कील का क्षेत्रफल ये है, क्या ये दीवार में जल्दी घुसेगा, नहीं। क्यों, क्योंकि क्षेत्रफल ज्यादा है, और क्षेत्रफल ज्यादा होने पर प्रेशर कम लगता है। तो इसीलिए जो कील होता है उसको हमेशा ऐसे बनाया जाता है, उसके एरिया को क्या कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है, उसके एरिया को कम कर दिया जाता है। अब इस कील पर हम क्या करेंगे, अगर हथौड़ा मारेंगे तो ये कील आसानी से घुस जाएगा दीवार पे। क्यों, क्योंकि उस पर प्रेशर ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो क्षेत्रफल जब भी हम बढ़ाते हैं, चाकू देख लीजिए आप, चाकू चाकू अगर मोटा होता है, उसका धार मोटा होता है तो जल्दी नहीं कटता है, लेकिन अगर उसे हम उसके धार को पतला कर दे तो आसानी से काट सकते हैं। क्यों काट सकते हैं, क्योंकि उसका क्षेत्रफल क्या हो गया, कम। अगर क्षेत्रफल कम हो गया तो प्रेशर आपका बढ़ जाएगा तुरंत, और वो जल्दी से कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या था, किसके बारे में था, ये आपका, आप देख लीजिए ट्रैक्टर वगैरह अगर खेत में देखिए, तो खेत में जब धान की बुआई होती है, धान की रोपाई होती है, तो जो आपका खेत में पानी भरा जाता है, तो ट्रैक्टर के पीछे वाला जो पहिया होता है उसमें एक चैनल लगा दिया जाता है लोहे का, और वो उससे क्या करता है, उसका क्षेत्रफल बढ़ जाता है। आपका एक पहिया है इतना मोटा, और उसके साथ में एक चैनल लगा दिया, तो अब उसका क्षेत्रफल क्या हो गया, बढ़ गया। जैसे क्षेत्रफल बढ़ गया, अब दाब क्या होगा, कम लगेगा। तो ट्रैक्टर का फंसने का जो चांस होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। बड़ी बड़ी लोडेड गाड़ियों में देखिए हमेशा जो क्या कहते हैं, टायर लगाया था वो चौड़ा होता है। ट्रक में देखिए एक पहिए के साथ दूसरा लगाते हैं ताकि उसका क्षेत्रफल क्या हो जाए, बढ़ जाए। जैसे क्षेत्रफल बढ़ता है बच्चा, उसके द्वारा लगाया गया दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। वरना अगर एक ही पहिया रहेगा तो इतना ज्यादा लोड होता है ना कि वो धस जाएगा, धसे ना, इसीलिए क्या हो जाता है, उसका क्षेत्रफल को हम लोग क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। तो ये बच्चा किसके बारे में था, दाब के बारे में। तो दाब क्या होता है, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रणोद को या लगने वाले अभिलंबोत बल को हम लोग क्या कहते हैं बच्चा, दाब कहते हैं। और यहां से अगर बच्चा देखे कि दाब बराबर क्या होता है, तो दाब बराबर आपका होता है बल बटा क्षेत्रफल, P बराबर F अपान A। अगर बच्चा हम इसके यूनिट की बात करें, अगर हम इसके मात्रक की बात करें, मात्रक की, तो क्या हो सकता है बच्चा मात्रक। तो देखते हैं, P बराबर F अपान A, ये क्या है, फोर्स। फोर्स का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, आपका न्यूटन होता है। तो ये दोस्तों क्या है, ये P बराबर F अपान A। F क्या है, फोर्स। अब फोर्स का जो मात्रक होता है वो न्यूटन होता है, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। न्यूटन को किससे लिखते हैं, N से। और यहाँ बटे है, और क्षेत्रफल, ये क्या है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है वो मीटर स्क्वायर होता है, और मीटर स्क्वायर को लिखते हैं एम स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं बल का जो मात्रक होता है, सॉरी दाब का जो मात्रक होता है वो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, और इसी को ऐसे लिखेंगे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये बच्चा कैसा मात्रक है, तो ये बच्चा आपका एसआई या एमकेएस मात्रक है। ठीक है, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को बच्चा क्या कहते हैं, पास्कल बोलते हैं। क्या बोलेंगे, पास्कल, हिंदी में पास्कल बोलते हैं। ठीक है, और पास्कल को पी ए से लिखते हैं, किससे, पी ए से। जहां पे भी बच्चा अगर पी ए लिख दिया जाए तो इसका मतलब समझ जाइएगा पास्कल होता है। ठीक है, और यहां पर देखें, अब ये तो हो गया, अगर इसका सीजीएस मात्रक देखें तो न्यूटन की जगह क्या हो जाएगा, डाइन हो जाएगा। तो डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होता है, ये दाब का सीजीएस मात्रक होता है। कैसा मात्रक, सीजीएस, या आगे चलकर टॉर वगैरह होता है। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, सीजीएस मात्रक। अब बच्चा हम आगे चलते हैं, अगर आगे देखें कि
न्यूटन और पास्कल में क्या संबंध है? हम लिख सकते हैं कि एक न्यूटन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बराबर 1 पास्कल। ठीक है, तो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बराबर क्या होगा? 1 पास्कल। और बच्चा अब यही चीज अगर देखें तो ये क्या है, ये इसका दाब का मेन मात्रक है, लेकिन और कई मात्रक देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अगर हम ओवरऑल पूरा यूनिट लिखे, टोटल यूनिट लिखे जितना होता है, हालांकि होता तो कई है लेकिन यहाँ पे कुछ लिख लेते हैं। तो पहला आपका जो आया बच्चा वो क्या आया? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दूसरा क्या आया बच्चा? पास्कल आया, पास्कल। ठीक है, तीसरा जो यूनिट होता है वो बेटा बार होता है, बार। ठीक है, अगर और देखें तो हम इसे कहेंगे वायुमंडलीय दाब। एक होता है वायुमंडलीय दाब, इसे बेटा हम एटीएम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शॉर्ट में एटीएम। ठीक है, वायुमंडलीय दाब, ये भी दाब का मात्रक ही है। अगला नंबर होता है टॉर होता है। क्या होता है? टॉर। तो ये दाब क्या है? इतने कुछ मात्रक है। अगर हम यहाँ पर बार और इनमें संबंध देखें तो क्या होगा? 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बराबर 10 घात 5 बार। सॉरी, 1 बार बराबर, माफ करिएगा, 1 बार बराबर 10 घात 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसी को बच्चा हम क्या बोलते हैं? पास्कल। तो हम कह सकते हैं 1 बार बराबर 10 घात 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या हम कह सकते हैं 1 बार बराबर 10 घात 5 पास्कल। ठीक है, दो के दोनों वैल्यू क्या है? सही है। तो ये बच्चा आपके आगे बहुत काम में आएगा, ये आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना? अब आगे चर्चा करते हैं हम लोग, वायुमंडलीय दाब की चर्चा करते हैं। क्या होता है वायुमंडलीय दाब? ठीक है दोस्तों, तो वायुमंडलीय दाब की अगर बच्चा हम बात करें, अगली हेडिंग जो हमारी बनेगी वो क्या बनेगा? वायुमंडलीय दाब। तो यहां पे हेडिंग बनाएंगे वायु मंडलीय दाब। इसे बेटा कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, वायुमंडलीय दाब क्या होता है बच्चा? वायुमंडलीय दाब तो आप जानते हो दोस्तों, हमारे वायुमंडल में, हमारे वातावरण में क्या है? वायुमंडल उपस्थित है। उस वायुमंडल में बच्चा क्या है? आपका वायु है। ठीक है, और उस वायु में कई सारी गैसें हैं। ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ढेर सारे ऐसे गैसें हैं। डस्ट पार्टिकल है। ठीक है, तो ये सब वाइपर है, वाष्प है। तो ये सब हमारे वायुमंडल में उपस्थित है। अगर ये है तो ये क्या करती है? हम पे दाब लगाती है। जैसे हम खड़े हैं ना, इस टाइम हमारे ऊपर कोई दाब नहीं लग रहा है, लेकिन हमारे सर पर वायुमंडल का दाब होता है। तो उसी दाब को हम लोग क्या कहेंगे? वायुमंडलीय दाब। जैसे आप खड़े हो, दाब हमेशा किसी वस्तु के द्वारा लगता है। जैसे मैंने अगर कह दिया कि मान लो, अगर हम कोई चीज लेके दिखाए, मान लो बच्चा ये किताब है, तो इस किताब को अगर हम बच्चा अपने सर पे रखते हैं, सिर पर रखते हैं, तो ये क्या करेगा? ये किताब हमारे सिर पर क्या लगाएगा? दाब लगाएगा। क्या करेगा? दाब लगाएगा। लेकिन अब यहां पर ये इस किताब का दाब है, लेकिन अगर हम कुछ नहीं किए हैं, ऐसे खड़े हैं, तो हमारे सिर पर भी दाब लग रहा है। जब कोई भी वस्तु दाब नहीं लगाता है तो वायुमंडल हमारा हमेशा ऊपर दाब लगाता है। अब वायुमंडल के द्वारा लगाए गए दाब को बच्चा हम लोग क्या कहेंगे? वायुमंडलीय दाब कहते हैं। तो यहाँ पे इसकी जो परिभाषा बनेगी, किसी वस्तु पर वायुमंडल के द्वारा लगाए गए दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। लिख सकते हैं, किसी वस्तु पर वायुमंडल के द्वारा लगाए गए दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। वायुमंडलीय दाब कहते हैं। अब बच्चा वायुमंडलीय दाब किससे प्रदर्शित करते हैं? लिख सकते हैं इसे पी, प्रेशर को पी, वायुमंडलीय दाब है तो पी नॉट, इसे पी नॉट, इसे क्या कहेंगे बच्चा? पी, और इस जीरो क्या कहेंगे? पी नॉट, इसे पी नॉट से प्रदर्शित करते हैं। इसे पी नॉट से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बच्चा, तो वायुमंडलीय दाब क्या होता है समझ में आ गया? किसी वस्तु पर वायुमंडल के द्वारा लगाए गए दाब को बच्चा हम लोग क्या कहेंगे? वायुमंडलीय दाब। ठीक है, इसे पी नॉट से प्रदर्शित करते हैं। अगर बच्चा हम यहाँ पर इसकी वैल्यू को लिखने की प्रयास करें, लिखते हैं, तो क्या होगा? वायुमंडलीय दाब, एक वायुमंडलीय दाब बराबर क्या हो सकता है? तो यहाँ बच्चा लिखेंगे एक वायुमंडलीय दाब बराबर, एक वायुमंडलीय
दाब बराबर, ठीक है, होता है 1.01325 बार हो, ठीक है। तो एक वायुमंडलीय दाब बराबर होता है 1.01325 बार होता है। इसी को हम एक एटीएम भी बोलते हैं, एक एटीएम। तो ये आपका 1.01325 क्या होगा बार। और इसी को अगर बच्चा लिखना चाहे तो 1.01 इंटू 10⁵ क्या हो जाएगा आपका 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्योंकि देखिए यहाँ बार लगा है और बार का जो वैल्यू होता है हमने आपको बताया था, एक बार बराबर 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल, हमने बताया था पिछले क्लास में, अभी पीछे बताया था। तो एक बार बराबर 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है। तो इसी बार की जगह पर हमने 10⁵ रख दिया और ये आपका क्या हो गया बच्चा, पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो एक एटीएम बराबर ये भी होता है। एटीएम का मतलब बच्चों केवल और केवल वायुमंडलीय दाब से, ठीक है। अब ये इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आपका इतना हो गया, हम लिख सकते हैं एक एटीएम बराबर 760 mm ऑफ HG कॉलम, ठीक है बच्चों। तो ये HG कॉलम क्या होता है आगे चल के हम पढ़ेंगे, जब प्रेशर मेजरिंग डिवाइस पढ़ेंगे, मैनोमीटर पढ़ेंगे, बैरोमीटर पढ़ेंगे, तो वहां पे हम बताएंगे। और यही एक एटीएम बराबर आपका होता है 10.33 मीटर ऑफ वाटर कॉलम, वाटर कॉलम, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका इतना होता है, ठीक है। ये क्या था, वायुमंडलीय दाब के बारे में था। उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि वायुमंडलीय दाब दोस्तों क्या होता है, ठीक है। और प्रेशर के बारे में भी समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं, साथ जुड़े, रेगुलर हम लोग क्लास करेंगे और सारी चीजों को अच्छे से समझेंगे। और अपना राय जरूर कमेंट बॉक्स में दे, कैसे पढ़ाते हैं और बेहतर क्या करना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करें। थैंक यू दोस्तों।